नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। यहां पर चोमू में भीषण हादसा हुआ है। ट्रक और जीप में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और पूरा हादसा है ये उदयपुरिया मोड़ हड़ौता कट पर हुआ है हादसा। और उदयपुरिया गाँव के बताए जा रहे हैं मृतक, जिन लोगों की मौत हुई है। और अब जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर के चोमू से, जहां पर ट्रक और जीप में जबरदस्त भिड़ंत हुई और हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और जो मृतक हैं उदयपुरिया गांव के बताए जा रहे हैं, वहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर जयपुर के चोमू से सामने आ रही है। अब बात करते हैं गहलोत कैबिनेट कमेटी की बैठक की, जो कि कल है और कल शाम ये बैठक 5 बजे प्रस्तावित की गई है। इस बैठक में जहां विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, वहीं विधानसभा बजट सत्र की तारीख भी इस बैठक के दौरान तय की जा सकती है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कैबिनेट नोट मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद बजट सत्र की शुरुआत भी की जाएगी और फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह से बजट सत्र की शुरुआत हो सकती है। ये खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। तो कैबिनेट की बैठक में क्या होगा आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी का प्रस्ताव रखा जाएगा और इसके अलावा शिक्षा विभाग के नियमों से संबंधित संशोधन प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। अंबेडकर पीठ को फिर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का बात की जाएगी यहां पर और सौंपने पर विचार किया जाएगा अधिकारिता विभाग को। तो कैबिनेट की बैठक में क्या होगा इसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नई आयुष नीति पर भी विचार किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश में सरकार की प्राथमिकताएं अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुझाव और मंशा के अनुरूप तय की जाएगी। सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के लिए ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। इससे जहां कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, वहीं योजनाओं की जानकारी भी ज्यादा मनोयोग के साथ आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। उसमें हम बेहतर कैसे हमारा योगदान दे सकते हैं, कैसे अच्छी योजनाएं लॉन्च कर सकते हैं, कैसे अच्छी योजनाओं का लाभ उनको मिल सकता है, जनता को हम दिला सकते हैं, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। संगठन का जो माध्यम से कार्यकर्ताओं की जो आशा और अपेक्षा को पूरा करें और उनका मान सम्मान करें। यह चलिए रुक करते अगली खबर का। कृषि कानून पर राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने खेती का खून के नाम से एक बुकलेट भी जारी की है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि वास्तव में कृषि कानून खेती और किसान का खून करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसानों की आवाज उठा रहे हैं। उसमें न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ है। मध्य रात्रि को अध्यादेश के माध्यम से 3 काले कानून लाए थे। उसी समय कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने फिर जब इसको संसद के अंदर लेके आए और संसद के बाद में चाहे धरातल पे जो काम करने की बात हो, उन्होंने लगातार इसके सिलसिले में बहुत सी प्रेस वार्ताएं की, मीडिया के लोगों के जवाब दिए। ये जो 3 काले कानून हैं वो इस देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं पर सीधा हमला है। एक किसानों की आवाज़ बनकर पूरे हिंदुस्तान में खड़े हुए हैं और आम जो किसान की आवाज़ को उठा रहे हैं वो बिल्कुल हम लोग उससे सहमत है। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में है। इधर कांग्रेस ने जहां किसान आंदोलन को लेकर बुकलेट जारी की है, वहीं इस बुकलेट पर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने आपत्ति जताई है और कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश में नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संगठन आधारित पार्टी है, ये परिवार आधारित पार्टी नहीं है और हमारे यहाँ अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज है जो देश के बारे में सोचता है और राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को साथ लेकर माननीय मोदी जी चल रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली में विश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग चेयरमैन भगवान लाल साहनी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओबीसी आयोग के चेयरमैन भगवान लाल साहनी ने कहा है
जबकि बिश्नोई जाति की तरफ से एक मेमोरेंडम मिला है उनको। मेमोरेंडम को समाज कल्याण विभाग मंत्रालय में भेजा जाएगा। केंद्र सरकार और जो आयोग है, ये पूरी परीक्षण के बाद में हम इस सांचे में पूरे फिट होते हैं और हमारे बराबर की सभी जातियां जो इस आरक्षण का लाभ उठा रही है और हम इसके अंदर पिछड़ रहे हैं, तो हम इस पिछड़ते हुए समाज को उनकी दौड़ के अंदर सम्मिलित कर पाए, ये हमारे से समाज भी अपेक्षा करता है। ओबीसी की श्रेणी में बिश्नोई समाज को रहना चाहिए। आज वही प्रार्थना लेके हम अध्यक्ष जी के पास सारे मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, हमारे प्रधान जी और सब मिलके कार्यकारिणी के सदस्य आज इनको दे के आए हैं हमारी तरफ से मेमोरेंडम। बिश्नोई समाज ने माननीय अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने निवेदन किया कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में स्टेट लिस्ट में हम ओबीसी में लिंकेंगे। अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव के रण की। जी हां, 20 जिलों के 90 निकायों की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी के बाद कुल 9,930 उम्मीदवार कैंडिडेट्स मैदान में रह गए हैं, जबकि 50 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुनाव आयुक्त PS मेहरा के मुताबिक 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका के लिए 28 जनवरी को वोटिंग होगी और 31 जनवरी को रिजल्ट सामने आएंगे। तो किन किन जिलों में चुनाव होने आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, इसके अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर और हनुमानगढ़, ये तमाम जिले हैं जहां पर निकाय चुनाव होने हैं। जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर और पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर, इन तमाम जिलों में निकाय चुनाव का रण है। अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी। तो 28 जनवरी को इन तमाम जिलों में चुनाव होने हैं। 90 निकायों में ये चुनाव है, जिसमें जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू और नागौर, ये तमाम जिले शामिल हैं। अब रुक करते हैं बूंदी जिले का, जहां पर निकाय चुनाव का घमासान जोरों पर है। केशवराय पाटन नगर पालिका में कब्जा जमाने के लिए पति पत्नी कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। वार्ड नंबर 16 से पति कन्हैयालाल कराड़ यहां पर ताल ठोक रहे हैं, वहीं वार्ड नंबर 17 से पत्नी शोभा चंदेल समर्थकों के साथ लोगों का समर्थन जुटाने में लगी हुई है। 28 जनवरी को निकाय के लिए वोट डाले जाएंगे, 31 जनवरी को परिणाम सामने आएंगे। आरक्षित सीट है, इनकी गुटबाजी की वजह से, नेताओं की गुटबाजी की वजह से मुझे टिकट नहीं दिया गया और लोगों की जनता है, पूरी जनभावना है केशवराय पाटन की, मेरे वार्ड वासियों की, कि आपको हम चेयरमैन का चुनाव लड़ाना है, चेयरमैन देखना चाहते हैं आपको। सब लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आपको मैडम खड़ा होना है, इसलिए मैं वहाँ से खड़ी हूँ। सबका मुझे प्यार मिल रहा है, 100% जीतेंगे हम। चलिए रुक करते अगली खबर का। आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रदेश के शहरी निकायों को राज्य सरकार उसकी शक्तियों का एहसास कराने जा रही है। जी हां, राज्य सरकार शहरी निकायों को एक ऐसा प्लान देने जा रही है जिस पर अमल करने के बाद शहरी निकाय खुद अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। शहरी निकाय बनेंगे अब आत्मनिर्भर। सरकार के प्लान से चलेंगे शहरी निकाय। शहरी निकायों के आएंगे अच्छे दिन। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और जनता को राहत देने के लिए जिस तरीके से प्रशासन शहर की ओर चला था 2012-2013 में, तो जो पॉइंट्स उसमें लिए गए थे उनको तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उनके अलावा भी जो है नई नई जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को हल करने का भी जो है अब वो प्रयास चालू किया है। जी हाँ, यूडीएच मंत्री का साफ कहना है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और जनता को राहत देने के लिए एक बार फिर प्रशासन शहर का रुख करेगा। अब मरुधरा के शहरी निकायों के दिन बहुरेंगे। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार निकायों को राजस्व संग्रह का प्लान सौंपेगी, जिसमें अभियान चलाकर गृह कर की वसूली, शहरी निकायों के बकायेदारों पर कार्रवाई, पॉश इलाकों के खाली पड़े भूखंड की नीलामी, निकाय को खांचा भूमि की बिक्री का निर्देश, निकाय स्तर पर ट्रेड लाइसेंस जारी करने, भू उपयोग परिवर्तन पट्टा बनाने के कार्य में तेजी, खाली जमीनों के लिए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्लान शामिल होगा। हालांकि इस प्लान के लागू होने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा। उसमें टाइम लगेगा
5-6 महीने लगेंगे उसकी तैयारी में, उसके बाद में फिर वो प्रशासन संघ की ओर से लगा तो उसमें सबकी रेवेन्यू बढ़ेगी, जेडीए की रेवेन्यू नहीं, छोटी छोटी नगर पालिकाओं की भी रेवेन्यू बढ़ेगी। शहरी निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्लान में सरकार छोटी छोटी नगर पालिकाओं को भी शामिल करेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके और वे अपने स्वायत्त शासी होने का लाभ उठा सके। नगर पालिकाओं शहरी भूखंड और खांचा भूमि बेचने के अलावा नए प्रोजेक्ट्स बनाने के भी अधिकार दिए जाएंगे। एक खांचा भूमि है, पड़ी हुई है खांचा भूमि, कोई देख ही नहीं रहा, अब उस पर यह पाबंदी होगी नगर पालिका के ऊपर का खांचा भूमि बेचो, तो इस तरीके प्लान बनाओ। और जमीन पड़ी हुई है आपके पास, सिवाय तक जमीन जो कलेक्टर ने आपको नगर पालिकाओं को ट्रांसफर की है, उस पर कोई ना कोई प्लान बना करके लाओ, वो पड़ी हुई है बेकार यूं की यूं, तो ये सब चीजें उसमें आएंगी। स्वायत्त शासी होते हुए भी शहरी निकाय आर्थिक तंगी के शिकार हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से ठोस कदम उठाकर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू की गई है, जो शहर की सरकारों के लिए अच्छी खबर है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एक्शन में आबकारी विभाग। जी हां, भरतपुर शराब कांड के बाद आबकारी विभाग फुल ऑन एक्शन में है। पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर अवैध और हथकढ़ शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इससे पिछले महीने चलाए गए अभियान की पोल खुल गई है। रिपोर्ट देखिए। शराब कांड के बाद एक्शन में आबकारी विभाग। 2 दिन का अभियान, 1 महीने के अभियान पर भारी। भरतपुर शराब कांड के बाद हथकढ़ शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। देसी शराब की भट्टियों को तोड़ा जा रहा है। हजारों बोतल देसी शराब जब्त की गई। नकली शराब की फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन इससे विभाग की ओर से पिछले महीने चलाए गए अभियान की पोल खुल गई है, क्योंकि अवैध शराब के खिलाफ महज 2 दिन में 1 महीने के अभियान से ज्यादा कार्रवाई की गई है। 14 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलाए गए अभियान के मुकाबले 16 से 17 जनवरी तक की गई कार्रवाई पर नजर डालें तो 14 दिसंबर से 5 जनवरी तक की कार्रवाई में 8053 बोतल देसी शराब जब्त की गई, जबकि 16 से 17 जनवरी तक की कार्रवाई में 6387 बोतल देसी शराब जब्त की गई, जबकि पहले अभियान में 7658 बोतल हथकढ़ शराब जब्त हुई। 16 से 17 जनवरी तक 8174 बोतल हथकढ़ शराब जब्त की गई। पिछले अभियान में नकली शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं, इस अभियान में एक नकली शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई। पिछले अभियान में 339 शराब की भट्टियां नष्ट की गईं, जबकि इस अभियान में 295 शराब की भट्टियां नष्ट की गईं। वहीं पिछली बार की कार्रवाई में 70 लीटर वॉश को नष्ट किया गया, जबकि इस बार की कार्रवाई में 7505 लीटर वॉश को भी नष्ट किया गया। साफ है कि आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ 2 दिन में जितनी कार्रवाई की है वो 1 महीने तक चलाए गए अभियान से ज्यादा है। तो पहले चलाया गया अभियान क्या सिर्फ खाना पूर्ति थी? अभियान चल रहा है, ये ज्वाइंट अभियान है। पिछला जो अभियान था वो केवल आबकारी विभाग का अभियान था, तो उसमें उतनी तुलनात्मक रूप से उतनी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार वाला अभियान पुलिस प्रशासन और आबकारी तीनों को मिलकर चलाया जा रहा है और इसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी हथकढ़ शराब जहाँ जहाँ बनती है उसको सभी को नष्ट किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्प्रिट से जो भी शराब बन रही है, जो बाहर से स्प्रिट वगैरह आती है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने भी कुछ माफिया है जहाँ बाहर से लाकर बेचते हैं, उन सब पर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आला अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभाग के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से पहले मुखबिरी कर देते हैं। कई जगह इस तरह की मिलती है कि मुखबरी करते हैं, हमारे वाले भी कई जगह होता है, पर सब ऐसे नहीं होते हैं। निश्चित रूप से डिपार्टमेंट में अच्छी कार्रवाई होती है, अच्छे लोग होते हैं, तभी डिपार्टमेंट चलता है। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई कर भी रहे हैं और कुछ जगह जो कमियां थी वहाँ पर उनको हमने कार्रवाई भी की। उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हमें संलिप्तता मिली है, उनके कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की है और हम जो पेट्रोलिंग ऑफिसर से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। बहरहाल हादसे के बाद अवैध शराब के खिलाफ भले ही
आबकारी विभाग एक्शन में है, लेकिन विभाग के पहले चलाए गए अभियान में की गई लापरवाही सामने जरूर आ गई है। आबकारी विभाग द्वारा हाल में की जा रही कार्रवाइयों से ये साफ है कि पिछले अभियान में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा साफ तौर पर लापरवाहियां की गई हैं। अगर समय रहते उस वक्त कार्रवाई कर दी गई होती तो इतनी लोगों की जान नहीं जाती। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास की। जी हां, भारत और फ्रांस जोधपुर के नजदीक कल से 5 दिवसीय विशाल हवाई सैन्य अभ्यास करेंगे। सैन्य अभ्यास का नाम एक्स डेजर्ट नाइट 21 दिया गया है। भारतीय वायुसेना फ्रांस की एयरफोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्ध अभ्यास करने जा रही है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो एक सरकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और 50 लाख का इनाम जीतिए। भारत सरकार की ओर से टाइकोथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप खिलौने, गेम डिजाइन और ऐप बनाने के नए आइडियाज देकर 50 लाख का पुरस्कार जीत सकते हैं। खिलौना बनाएं, गेम डिजाइन करें, क्रिएटिविटी दिखाएं, नए आइडियाज बताएं, और 50 लाख का पुरस्कार पाएं। अगर आप हुनरबाज हैं, अगर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, अगर आप अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, आधुनिक खिलौनों और नए गेम में कुछ हटके करना चाहते हैं, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है खुद को साबित करने का, अपने सपनों को साकार करने का, क्योंकि भारत सरकार की ओर से टाइकोथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। दरअसल चीन के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर बड़ी चोट करने के बाद भारत की नजर अब चीन के खिलौना बाजार पर है। पीएम मोदी ने 3 सितंबर 2020 को मन की बात में इस बात का साफ संकेत दिया था। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पर खास जोर देने वाले पीएम मोदी की इच्छा है कि भारत टॉय हब बने। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। लिहाजा भारत को टॉय और गेम्स सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने के लिए शिक्षा, महिला और बाल विकास, कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मझोल उद्यम, सूचना और प्रसारण और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संयुक्त रूप से टाइकोथॉन 2021 का आयोजन कर रहे हैं। टाइकोथॉन से देश में नए और अनूठे प्रकार के खिलौने के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत छात्र, शिक्षक, विशेषज्ञ और स्टार्टअप एक मंच पर आकर नए नए तरह के खिलौने और गेम बनाने को लेकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे न केवल भारत को खिलौनों और गेम के लिए एक वैश्विक केंद्र विकसित करने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति के महत्व और मूल्य को समझने में मदद मिलेगी, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। करीब 7,000 एंट्रीज आई। उसमें भी करीब 2/3 ऐप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं ने बनाए हैं।
ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आप भी पीएम के इस सपने को साकार करने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी और टीचर्स 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर, सीनियर और स्टार्टअप लेवल पर भागीदारी दर्ज कराई जा सकती है। ये खिलौने भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति पर आधारित होने चाहिए। टॉयकाथॉन 2021 के विजेता को 50 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉयकाथॉन 2021 के लिए इसकी वेबसाइट taikwatthon.mic.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जनवरी से ही चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। ये प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। अगर आप भी क्रिएटिव हैं तो टॉयकाथॉन में हिस्सा लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जीतकर इस मौके का फायदा उठाइए और अपने टैलेंट को साबित कर 50 लाख का इनाम पाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। जी हाँ, एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने लाने जा रहा है। बायजूस यंग जीनियस में नमस्कार। तेंदुलकर सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया। जी हाँ, एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। हमने भी ढूंढ निकाले हैं कुछ ऐसे ही जीनियसेस और हमारा मकसद है इस मंच के जरिए इनकी काबिलियत को जग जाहिर करना। न्यूज़ 18 नेटवर्क की इस नायाब कोशिश का नाम है बायजूस यंग जीनियस। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। चलिए मिलते हैं हमारे पहले यंग जीनियस से, जिन्हें खुद म्यूजिकल जीनियस AR रहमान द एम्बेसडर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं, लिडियन नादस्वरम। I started to tour around the world and I have performed approximately around 500 concerts. I'm capable of playing any piece on 2 pianos. I'm dying to hear him play यार। आनंद, उसको कुछ बजवाओ यार। मैं भी वही कह रहा हूँ, आप शुरू कीजिए और फिर लिडियन यहाँ फॉलो करेंगे। रेगा रेगा मा रेगा मा ध ब ग रे म ग रि ध नि ध रि नि रि ध नि ध ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रे ग म ब ध नि ब ध म ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रि नि ध ध नि ब ध म ब ग म रे ग ध। एक पियानो प्रोडिजी जिन्होंने 2019 में दुनिया के 195 देशों के कंटेस्टेंट्स को हराकर जीता द वर्ल्ड्स बेस्ट का टाइटल। आइए मिलते हैं मेघाली मालविका से। I'm Meghalaya Malvika Swai. I'm from Bhubaneswar and I'm 14 years old. People call me the human search engine, the human atlas, and even the Google girl of India. The truth is, I never really memorize stuff for records. It's just that once I study them, it gets stored in my brain. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, नॉर्वे का वो कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? It's got the shortest name in the world. There's a village named A. A. Just A. And it's located in the northern part of Norway, below an archipelago. It's called the Lofoten Archipelago. बिल्कुल सही जवाब आपका। Radcliffe Line का जब जिक्र होता है, अगला सवाल, तो किन देशों का नाम आता है? Radcliffe Line is a line between India and Pakistan. It was during the partition time, India and Pakistan, that included Bangladesh. Correct. So that's the Radcliffe Line. बहुत बढ़िया। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso Sea, and it's in Atlantic Ocean. It's beside North America. Although it does not have any coast, but it's near North America and it's in Atlantic Ocean. It's in Atlantic Ocean. Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब।